आ चुके हैं हम हमारे वीडियो नंबर 2 पे। हमने जैसे पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि इस चैप्टर को हम छोटे छोटे शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में स्वीट से वीडियो में डिवाइड कर देंगे। अब आ चुके हैं हम हमारे वीडियो नंबर 2 पे। हमने जैसे पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि इस चैप्टर को हम छोटे छोटे शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में स्वीट से वीडियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो बैंकिंग सेक्टर के नाम। अब यहां पे हमें पढ़ना है बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यार स्क्रीन पे देखो तुम लोग, सबसे पहला जो है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किसकी सब हेडिंग है? कमर्शियल बैंक्स की। तो पहले अपन कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस करते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक्स जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ऑपरेट हो रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक्स सिंपली आपको क्या याद रखना है? प्रॉफिट मोटिव के लिए जो बैंक्स होते हैं ये होते हैं कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स में सब क्लासिफिकेशन क्या है? तो यार सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स? जिसमें मेजर स्टेक गवर्नमेंट के पास है। तो मेजर स्टेक अगर गवर्नमेंट ने खरीद रखा है तो इसको आप क्या बोलोगे? पब्लिक सेक्टर बैंक। एंड इसको नेशनलाइज्ड बैंक भी बोला जाता है। तो नेशनलाइज्ड बैंक बोलूं या एक ऐसी बैंक बोलूं जिसमें पब्लिक का गवर्नमेंट का स्टेक मेजॉरिटी में है, तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब वो बैंक्स जिसमें मेजर स्टेक प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास है, मतलब प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, इसके ओनर जो मेजॉरिटी पोर्शन ओन करके बैठे हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जब भी आप अगली बार सुनो तो सिर्फ क्या बोलना है? मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है? प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के पास। यार नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स का मतलब जिसका हेडक्वार्टर्स जो हेड ऑफिस होता है वो किसी फॉरेन कंट्री में हो। तो कोई भी ऐसा बैंक जिसका हेड ऑफिस किसी दूसरी कंट्री में है, इसको मैं अपनी कंट्री में क्या बोलूंगा? फॉरेन बैंक। एंड फॉरेन बैंक्स के साथ डबल धमाल है। डबल धमाल मतलब उनको होम कंट्री के भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और जो उनकी पेरेंटल कंपनी है जहां पे उनका हेड ऑफिस है उस कंट्री के भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। मतलब डबल धमाल। इस बैंक को लोग इधर से भी ने उधर से भी दोनों साइड से परेशान करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन बैंक में दो पॉइंट बोले। पहला, इसका हेड ऑफिस क्या है? फॉरेन कंट्री में। और दूसरा, इसको जो रेगुलेशंस हैं ये दोनों कंट्री के फॉलो करने पड़ेंगे, जहां पे इसकी ब्रांच है वहां के भी और जहां पे इसका हेड ऑफिस है वहां के भी। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। तो यार रीजनल मतलब ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा रूरल मतलब ये ऐसे एरिया में ऑपरेट करते होंगे जो रूरल है। तो नाम से ही इसको थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करो। तो रीजनल मतलब एक रीजन में ही ऑपरेट कर सकते हैं और रीजन कैसा होगा? मोस्टली रूरल। तो एक एक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। दोस्तों ये होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, अपने को याद करना है सीधा। नेक्स्ट, क्रेडिट टू वीकर सेक्शंस। रूरल है तो वीकर सेक्शन होगा। ऑपरेट एट रीजनल लेवल, जैसा कि मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही ऑपरेट करेंगे। ये जो बैंकिंग सर्विस देंगे किसको देंगे? रूरल एरिया को और सेमी अर्बन एरियाज को। अर्बन में नॉर्मली ये नहीं हो सकते। ये लोग क्या करते हैं? ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनका काम क्या है? तो भाई गवर्नमेंट ऑपरेशंस लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस, जो मनरेगा वगैरह स्कीम्स होती है इसमें जो गरीब लोगों को वेजेस जाता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ये मदद करते हैं। पेंशंस के डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग मदद करते हैं। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ठीक है, मतलब मेनली मैं ये मानता हूं कि रीजनल रूरल बैंक्स रूरल एरियाज में ऑपरेट करता है। इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस रीजन से बाहर ही ऑपरेट नहीं कर सकते। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बैंक्स बने हुए हैं। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स में जो रूरल एरिया में पैसा बांटने का काम है वो भी रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू ही करा जाता है। अब जो दूसरा है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यार स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम में ही है स्मॉल, मतलब छोटे लोगों के लिए बैंक होगा, जो छोटे बिजनेसमैन होंगे उनको ये लोन देते होंगे। तो देखते हैं हमारी मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। पहला, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट आर नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स, जिसका कोई नहीं उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक। माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज एंड स्मॉल बिजनेस। मतलब स्मॉल स्मॉल स्मॉल, छोटे लोग छोटे लोग छोटे लोग, चाहे किसान हो या बिजनेस हो, तो नाम ही है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अंबानी को तो लोन देगा नहीं है। तो बहुत सिंपल है, बिना लोड लिए आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा
तो तुम 110% ऑप्शन में से सिलेक्ट कर पाओगे कि जिसमें भी छोटी बात करी गई है वही इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहां पे। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग आया, और इंटरेस्टिंग है पेमेंट्स बैंक। तुम्हें वो ट्यून तो याद होगी, पेटीएम करो, तो यही तो है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक इंडिया में एक नया टाइप का बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ है जिसको आरबीआई ने ही चालू करा है। तो समझते हैं कि ये जो पेमेंट बैंक्स हैं ये क्या है। सबसे पहला, ये एक न्यू मॉडल ऑफ बैंक है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई, तो वैसे भी अगर कोई बैंक से रिलेटेड काम है तो क्या आरबीआई की परमिशन के बिना हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो पेमेंट बैंक एक नया बैंक है, एक नया मॉडल है, आरबीआई ने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करा है। ठीक है भैया, क्या क्या सर्विस दे सकते हैं ये लोग? तो ये लोग दे सकते हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो ये सारी चीजें आपको पेटीएम वगैरह इन सारी चीजों पे मिल जाएंगी। एग्जाम्पल, यार सबसे फेमस तो अपना फेवरेट है पेटीएम, बाकी एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक है, पर अभी अपन बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की, तो तुम्हारी मर्जी पड़े उतने पढ़ लो। अब इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट यार। तो पेमेंट्स बैंक कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स और इन्वॉल्व इन लेंडिंग एक्टिविटीज। पेटीएम से लोन नहीं ले सकते हो तुम, कोशिश करके देख लेना। इशू क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही होता है, तो डेबिट कार्ड इशू हो सकता है पर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। मैक्सिमम डिपॉजिट सिर्फ 1 लाख रुपए की हो सकती है पर इंडिविजुअल। 1 लाख रुपए से ज्यादा पेटीएम में डिपॉजिट नहीं कर सकते, उसको बैंक में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो यार ये था अपना पूरा पेमेंट्स बैंक। नया मॉडल है, आरबीआई ने करा, एटीएम कार्ड इशू कर सकता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें इशू कर सकता है। इसके अलावा क्या नहीं कर सकता? लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, और 1 लाख से ज्यादा का पर इंडिविजुअल डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इतनी चीजें हमें याद रखनी है। एंड ये है रेड टॉपिक में दोस्तों, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं और आते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, पर टेंशन तो फिर भी नहीं लेना है। अब यार दोस्तों बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो कोऑपरेटिव बैंक्स अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो पहला है अर्बन एंड रूरल, दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब बात करते हैं पहले अर्बन और रूरल की। तो यार अगर रूरल है तो रूरल वाले बैंक्स जो होंगे वो किसको सर्व करेंगे? स्मॉल लोगों को, छोटे लोगों को। पहला है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, और ये लोग लैंड करते हैं स्मॉल बोरोअर्स को, बिजनेसेस को, सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिटीज, लोकेलिटीज, वर्क प्लेस ग्रुप वगैरह, मतलब आस पड़ोस के लोग। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज करना ही क्यों? सिंपल सा बोल दो ना, आस पड़ोस के लोगों को, छोटे लोगों को। तो जहां पे भी एक कोऑपरेटिव बैंक सिचुएटेड होगी उसके आसपास जो भी लोग होंगे, कम्युनिटीज होंगी, ग्रुप्स होंगे लोगों के, छोटे बिजनेसेस होंगे, इन सबको ये लैंडिंग करेंगे। कहां कहां हो सकते हैं? अर्बन, सेमी अर्बन, बोलो आए ना। अब बात करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो पहला पॉइंट बोल रहा है फेडरेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? फेडरेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और जो दूसरा पॉइंट है वो बोल रहा है कस्टोडियन ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द स्टेट, मतलब जितना भी कोऑपरेटिव बैंकिंग है उसका जो ध्यान रखने वाला है, उसका जो कस्टोडियन है वो भी है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, यहां पे मैंने पूरे चैप्टर की जब समरी बनाई है नोट्स में से, तो मैंने जो प्योर डेटा है उसको इंक्लूड नहीं करा, मतलब ऐसे फिगर्स जो रुपीज में दे रखे, डॉलर्स में दे रखे हैं ईयर वाइज। यार ये तो है ना सब लोगों का एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है। अगर मैं हर एक स्टूडेंट को पूरा का पूरा डेटा भी यहां पे याद करने के लिए बोल दूं तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला ना सब लोगों की डाइट अलग अलग है। तो ये है बेयर मिनिमम जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वरना भयंकर डैमेज होगा मार्क्स का। अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि जो प्योर डेटा है रुपीज टर्म में वो तुम लोग कितना याद करना चाहोगे। मैं बस यहां पे एक और हिंट या एक सजेशन दे दूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट मॉड्यूल से पूरा डेटा याद करने बैठ भी गया तो सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट ईयर होगा उसका याद करना। अब अगर मान लो 1947, 1988, 1952 के बारे में बात चल रही है, 2005 के बारे में बात चल रही है, तो ये वाला डेटा तुम लोग मिस कर सकते हो। यहां पे मेरा एक सजेशन है कि अगर कोई स्टूडेंट मॉड्यूल में से पूरा डेटा याद करने बैठ गया है तो उसके लिए भी एक सजेशन ये है कि सिर्फ जो लेटेस्ट ईयर के डेटा है सिर्फ उसी को याद करने में एफर्ट्स लेना। मतलब अगर कोई ऐसा डेटा है जो 1947, 1957, 1982, 2001, 2002 का कोई डेटा है
तो इसको याद मत करो, जो लेटेस्ट डेटा दिया हुआ हो उसको याद करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। पर यार देखो, पूरी मॉड्यूल का हर एक वर्ड पढ़ना एंड हर एक वर्ड याद करके जाना, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर ऐसे लोगों को जो ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज याद कर ले, इनको तो मैं भगवान ही बोलता हूं भाई साहब, क्योंकि अपनी औकात तो नहीं है कि इतना सारा डेटा याद कर ले। तो सिंपल सा रूल है, जिन बच्चों का मगअप का प्रॉब्लम है, जो रट्टा नहीं मार सकते, उन लोगों को तो सिर्फ जो मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए उतना ही पढ़ना है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाह रहा है तो डेटा भी याद कर ले, पर डेटा में कौन से ईयर्स के डेटा को प्रेफर करना, जो लेटेस्ट ईयर है। एंड इसके ऊपर तो तुम खुद ही भगवान हो, तुम्हारी जो मर्जी पड़े वो कर लेना, उससे ज्यादा याद। चलो वापस से अब डिस्कस करते हैं कि आगे हमारे लिए चैप्टर में क्या है। तो दोस्तों आगे हमारे चैप्टर में कुछ डेटा है जो एकदम फिगर्स में नहीं है कि यार इतने रुपीस, इतने करोड़ रुपीस, ऐसा तो नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बैंकिंग सेक्टर की है, जो डेटा हमारे क्वेश्चंस में आ सकता है। तो सिर्फ जल्दी से एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो हमें याद करने चाहिए। तो यार सबसे पहला, आरबीआई भैया एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 में, ये याद रखना है हमें। 14th लार्ज कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज हुए थे 1969 में, फिर 6 मोर हुए थे 1980 में। 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड रिसीव्ड अ बैंक लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई एंड ऑनवर्ड्स बिकम फर्स्ट एनबीएफसी। तो यार ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में फर्स्ट एनबीएफसी कौन था, तो फर्स्ट एनबीएफसी था कोटक फाइनेंस लिमिटेड। अब अगर बात करें 2019 की, तो मई 29, 2019 पे आज की तारीख में देयर आर 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये हमें याद रखना है। 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ये भी हमें याद रखना है। फॉरेन बैंक सोचो कितनी है, 44। आरआरबीज कितनी है, 56। अर्बन कोऑपरेटिव कितना है, 1542। और ये तो मजाक ही कर रहे हैं यार, रूरल कोऑपरेटिव 94,384। बैंकिंग आउटलेट्स इन विलेजेस 5,98,093। अगर मेरे को तो इतना ही याद करने का बोल दो ना, तो मेरी तो हालत टाइट हो जाए। सीरियसली, ऐसी चीजें दे ही क्यों रहे हो जो किसी गूगल फॉर्म से भी निकल सकता है? तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, ये सीए स्टूडेंट को पढ़ाना ही क्यों? पर मार्क्स सही है ना, तो याद करना पड़ेगा। तो यार यहां पे हम इस वीडियो को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा बैंकिंग सेक्टर खत्म हो चुका है। एंड 5-10 मिनट में हम ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में कब चैप्टर खत्म कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो एक वीडियो और म्यूचुअल फंड्स खत्म, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।